Okay, welcome to the lecture. Students, इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल डिज़ाइन एन एल्गोरिदम, नंबर वन। नंबर टू, जब हम एक एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो एनालिसिस जो है वो हम बेसिकली दो चीज़ों का करेंगे। एक हमारे पास है टाइम, नंबर वन, और नंबर टू हमारे पास जो है वो है स्पेस। स्पेस मीन मेमोरी। ओके, सो जब एक एल्गोरिदम जो है, जो सेम प्रॉब्लम हम फॉर एग्जांपल मैं 50 स्टूडेंट्स को देता हूँ, तो वो मुझे हर एक अपना अपना एक सोल्यूशन प्रपोज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम। तो किसका जो एल्गोरिदम है वो बेटर होगा, ठीक है। तो दीज आर टू पैरामीटर्स जिसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि किसका एल्गोरिदम जो है वो बेटर है। तो डिपेंडिंग अपॉन टाइम एनालिसिस एंड डिपेंडिंग अपॉन स्पेस एनालिसिस, we will uh, we will ensure and identify the best solution, ठीक है। सो ये सबसे पहले जब आप एक एल्गोरिदम प्रपोज करते हैं, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए जब आप डिज़ाइन करते हैं, तो जो पहली चीज़ होती है उसमें वो होती है करेक्टनेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि क्या वो प्रॉब्लम जो है, जो उसका सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन हम प्रपोज कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको हम वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है, उसको, ठीक है। और उसको हम उसके बाद जब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं उसकी करेक्टनेस की, ठीक है, सो उसके बाद हम उसकी एफिशिएंसी को देखते हैं, नंबर टू, सेकंड पॉइंट पे। ओके, सो एफिशिएंसी जो है वो पहले हम करेक्टनेस देखते हैं एल्गोरिदम की, कि जो हमने सॉल्यूशन प्रपोज करना था वो करेक्ट है या नहीं है। जब हम वो इंश्योर कर लेंगे कि एक सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक एरे में से हमने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, तो क्या मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड करेक्टनेस, ठीक है। और दो चीज़ें होती हैं करेक्टनेस में, एक होती है वेरिफिकेशन, एक होती है वैलिडेशन, ठीक है। सो वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि क्या हम जो एक होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि क्या हम जो सॉल्यूशन, जिसका हम सॉल्यूशन प्रपोज करना चाह रहे हैं, क्या हम उसी का सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, और आप जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो मुझे मिनिमम फाइंड करके देता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं वैलिडेशन। इट इज़ नॉट वैलिडेट कि आप जो है वो इनवैलिडेट सॉल्यूशन आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं, मैंने कुछ और कहा था, आपने कुछ और कर दिया, ठीक है। ऑल्दो कि वो मिनिमम सही फाइंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो चूंकि जो मैंने कहा ही नहीं था, जो सॉल्यूशन मैं आपको कह रहा था कि आपने ये प्रपोज करना है, आपने कोई और प्रपोज कर दिया, तो वो सॉल्यूशन वैलिडेट नहीं होगा। वेरिफिकेशन ये होती है कि अगर मैंने मैक्सिमम किया है, क्या वो करेक्टली मैक्सिमम फाइंड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। इन एवरी केस, इन एनी केस, कोई भी ऐसी इनपुट नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका जो सॉल्यूशन है वो इनकरेक्ट आंसर दे, ठीक है। सो आपने इंश्योर करना है। तो करेक्टनेस में दो चीज़ें होती हैं, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। तो इन दोनों टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बात होगी करेक्टनेस के ऊपर। फिर एफिशिएंसी की बात करें। एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम हो सकता है, एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस हो सकता है। तो आपका एक सॉल्यूशन, मुझे एक जो स्टूडेंट है वो मुझे कह सकता है कि सर मैंने, मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है और मैंने इसको टाइम एफिशिएंट बनाया। दूसरा स्टूडेंट मुझे कह सकता है कि सर ये मेरा सॉल्यूशन जो है वो करेक्ट है और ये स्पेस एफिशिएंट है, ठीक है। सो समटाइम्स हमें टाइम एफिशिएंट रिक्वायरमेंट्स हमारी होती हैं, तो हम टाइम एफिशिएंट सॉल्यूशन को ऑप्ट करते हैं, और समटाइम्स हमें स्पेस एफिशिएंट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, तो हम उसको जो है वो चूज़ करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आर रिक्वायरमेंट्स एंड आर नीड्स, ओके। सो अगर मेरे पास मेमोरी बहुत है, मेरा सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, मेमोरी उसमें 16 GB लगी हुई है, तो सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम आ जाता है, तो मुझे मेमोरी का कोई कंसर्न नहीं है उसमें, तो मैं ऐसे सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा जो टाइम एफिशिएंट हो, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा ऐसा होता है कि आपको टाइम की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, तो आप टाइम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। समटाइम्स आपको स्पेस के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता, तो आप स्पेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो एफिशिएंसी जो है ये दो पर्सपेक्टिव से एल्गोरिदम की देखी जाएगी, ठीक है। सो किस तरह से पता चलेगा कि किसका टाइम ज़्यादा है, किसका जो है वो स्पेस ज़्यादा है। तो कौन कौन से किस किस बेस पे हम डिसाइड करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो
जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है बिग गो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बिग गो n, ठीक है। देयर इज n, n क्या है, n जो है वो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक एरे में से एलिमेंट्स मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है सपोज, ठीक है, तो n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक एरे है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 7 3 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, तो मैक्सिमम जो है वो हमारा जो है वो 7 है, ठीक है। सो ये कैसे फाइंड होगा ये भी हम इसको देखते हैं, इसका हम एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक एरे है आपके पास एज ए इनपुट, आपने इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है और ये कितनी देर में फाइंड होगा, द थिंग इज़ दैट। सो इसमें जो n हमारे पास है वो है 5, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इसमें है वो हमारे पास 5 है, ठीक है। सो बिग ओ n का मतलब है, बिग ओ n जो है उसका मतलब होता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस का मतलब ये होता है कि सर बिग वन किसको कह रहे हैं? सॉरी। ओके ओके ओके, देयर इज अ नोटेशन, मैथमेटिकल नोटेशन है इसका, एक खास मीनिंग है। तो वो मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पे भी आपको बिग ओ नजर आएगा इसको हम कहते हैं बिग ओ, दिस इज कॉल्ड बिग बिग ओ ओ, सर, ठीक है ओके सर। या दिस इज अ मैथमेटिकल नोटेशन, ठीक है, बिग ओ इसको ओके कहते सर। हैं। और ये नोटेशन जो है जहाँ पे यूज होगी, देर आर अदर नोटेशंस एज वेल, फॉर एग्जांपल बिग ओमेगा एंड बिग थीटा एज वेल is big, this is called theta, big theta, and there is another notation which is called big omega, it is like this. So these are three parameters जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ओ एन है, तो किसी एल्गोरिथम की, तो उसका मतलब ये होगा कि वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा जितना भी ये टाइम मैक्सिमम लगा सकता है किसी केस में, तो वो वर्स्ट केस को उसको कहते हैं। तो वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n है। n का मतलब ये है n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी 5। 5 क्या है? 5 नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर आपसे कोई पूछे कि बिग ओ का मतलब क्या है, ठीक है, बिग ओ एन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये होगा कि बिग ओ मीन वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और एन का मतलब है कि एन नंबर ऑफ स्टेप्स, एन नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। अगर एन यहाँ पे अगर हम 5 की अरे लेंगे तो एन 5 होगा, अगर 10 की अरे लेंगे तो एन 10 होगा, अगर 100 की अरे लेंगे तो 100 होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया एन। तो n number of steps in worst case will be required to compute maximum element in an array. Understand students? Students मेरी बातों की समझ आ रही है आपको? ओके सर। यस सर। तो बिग ओ का मतलब ये है कि जब हमने ज्यादा से ज्यादा किसी चीज के बारे में बताना हो कि वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस का मतलब आपको समझ आ रहा है कि वर्स्ट केस का मतलब होता है कि सबसे बैड, ठीक है, बैड से बैड ये कितना परफॉर्म कर सकता है। जैसे आप अपने बारे में ये कर सकते हैं कि मैं यार बैड से बैड इस सब्जेक्ट में, बैड से बैड मैं बी ग्रेड तो ले जाऊंगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं ए तो ले जाऊंगा, ठीक है। तो आपकी रेंज है बी, ठीक है, तो उस केस में बिग ओ जो होगा वो बी होगा, ठीक है। और बिग ओमेगा जो है ये इसको कहते हैं बिग ओमेगा, ठीक है, ये जो लास्ट सिंबल है, ठीक है, इसको हम ओमेगा कहते हैं। ये होता है बेस्ट केस। कि बेस्ट केस में आपका जल्दी से जल्दी आपका जो एल्गोरिदम है वो कितनी देर में जो है वो आपको ये मैक्सिमम फाइंड करके दे सकता है, ठीक है। तो ये अभी आपको ये केसेस सेम नजर आ रहे हैं कि बेस्ट केस, सम टाइम ऐसा होता है कि एल्गोरिदम है उसका वर्स्ट केस भी सेम होता है, उसका बेस्ट केस भी सेम होता है, और उसका एवरेज केस भी सेम होता है। तो जो थीटा होता है, जो थीटा है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एवरेज केस। वैसे ये थीटा है, इसको हम इस नोटेशन को हम थीटा कहते हैं। तो ये मैथमेटिकल नोटेशंस हैं, ठीक है। तो ये टी से है थीटा, सो इसको कहते हैं एवरेज केस। ऑन एवरेज जो है ये कितना परफॉर्म करेगा,
सो दीज आर थ्री नोटेशंस जिसमें हम अपनी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी मेजर कर रहे होंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी मेजर कर रहे होंगे। तो स्पेस को भी हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसकी स्पेस जो है वो बिग ओ है, ठीक है। बिग ओ का मतलब क्या होगा, बिग ओ का मतलब ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा ये एल्गोरिथम जो है वो कितनी स्पेस ले रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये एल्गोरिथम एन नंबर ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स ले रहा है। यहाँ पे जब हम स्पेस की बात करेंगे तो एन का मतलब हो गया एन नंबर ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स, ठीक है। एन नंबर ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स का मतलब ये है कि अगर एक मेमोरी यूनिट जो है वो 4 बाइट्स का है या 8 बाइट का है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने इंटीजर्स किस रेंज किस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अगर डबल आप स्टोर कर रहे हैं, डबल की आपने अरे बनाई है तो मेमोरी यूनिट डिफरेंट होगा। इंटीजर आप सेव कर रहे हैं तो इंटीजर का जो मेमोरी यूनिट है वो डिफरेंट है। कैरेक्टर आप सेव कर रहे हैं, कैरेक्टर की अरे है तो उसका ऑब्वियसली यूनिट जो है वो 1 बाइट है। तो सर एक एग्जांपल मिल जाएगी इसकी एक? हाँ, मैं एग्जांपल उसकी देता हूँ आपको। मैं अभी आपको चीज़ें जो है ना वो अभी आपको अभी मैं इस हमारा जो कोर्स है इसी के ऊपर घूमना है, लेकिन मैं अभी आपको नोटेशन से फेमिलियर कर रहा हूँ ताकि उन नोटेशंस का आपको आइडिया हो जाए। तो इसी एग्जांपल्स अभी हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है मैं अभी सॉल्व करता हूँ। तो बिग ओ एन का मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेमोरी के परस्पेक्टिव से बात करें कि अगर किसी की मेमोरी जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन है, तो उसका मतलब होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये एल्गोरिदम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेमोरी में कंटेन करेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है। और अगर उसकी मेमोरी जो है वो किसी की मेमोरी जो है वो थीटा एन है, तो थीटा एन का मतलब ये है कि ऑन एवरेज ये एल्गोरिदम ऑन एवरेज बिग ओ एन एलिमेंट्स मेमोरी में कंटेन करेगा। और बिग ओमेगा का मतलब ये होगा कि ऑन एवरेज एन एलिमेंट्स जो हैं ये मेमोरी में कंटेन करेगा, ओके। जबकि टाइम की अगर बात करें, अगर टाइम जो है वो उसके पर्सपेक्टिव से बात करें तो किसी एल्गोरिथम की अगर कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन है, उसका मतलब है वर्स्ट केस में ये एन स्टेप्स रिक्वायर करेगा, एन नंबर ऑफ स्टेप्स, ओके। सो एन अगर आप 5 रखेंगे तो उसके 5 स्टेप्स लगेंगे उसके ऊपर, अगर 10 रखेंगे तो 10 स्टेप्स लगेंगे। और ऑन एवरेज अगर थीटा की बात करें तो ऑन एवरेज अगर किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन है तो उसका मतलब होगा कि ऑन एवरेज ये एल्गोरिथम 5 नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है। ऑन एवरेज का मतलब ये होता है कि कई ऐसे एल्गोरिथम देखेंगे कि जिसमें फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस में वो फॉर एग्जांपल 7 स्टेप्स ले रहा है, एवरेज केस में वो 5 स्टेप्स ले रहा है और मिनिमम स्टेप में वो 1 स्टेप भी ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर उसको कह सकते हैं कि उनका एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस डिफरेंट है। तो इसकी एग्जांपल्स हम आगे जो आगे हम इसको देखेंगे। सो लेट्स टेक एग्जांपल्स। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी सर मद। सर बेस्ट केस के अंदर जो है मेमोरी और टाइम दोनों कम कंज्यूम होगा ना? एग्जैक्टली ठीक है। इसका मतलब जो है, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं अब इसका क्विज लेने जा रहा हूँ आपसे कि अभी जो है वो आपने कितना अंडरस्टैंड किया, ठीक है। देयर इज अनदर देयर इज एन एल्गोरिथम ए, देयर इज एन एल्गोरिथम बी, क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम देख रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको मैं टीसी से रिप्रेजेंट करूंगा बाद में अभी, ठीक है। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम बी की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं। और यहाँ पे हम एल्गोरिथम जो है वो इसको मैं अगर टी ए लिख लूँ, ओके। सो यहाँ पे जो टी ए है वो इक्वल है बिग ओमेगा एन, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है टी बी वो है बिग ओमेगा लॉग एन। आप मुझे बताएं सर कौन सा एल्गोरिथम बिग ओमेगा है या बिग ओ है? बिग ओ सॉरी। सो अगर आपके पास ये दो एल्गोरिथम्स हैं ए और बी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम ए, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ओ एन है, और जो जो हमारे पास एल्गोरिथम है बी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है लॉग एन। तो कौन सा बेटर है, विच वन इज बेटर? बी वाला। तो ये कैसे पता चलेगा बी वाला बेटर है या ए वाला बेटर है? तो सर उसमें बी में लॉगरिथम यूज हो रहा है, ए में नहीं हो रहा। क्योंकि जो log n नोटेशन है, log n जो वैल्यू है, इट इज लेसर देन n, ठीक है।
ये n से छोटी होती है, log n जो है वो n से छोटी होती है, लेस देन इक्वल टू n कर लें, ठीक है। सो दैट इज वाई जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो उतना बेटर परफॉर्म करेगा। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि ये log n स्टेप्स ले रहा है, और इसका मतलब ये है कि ये n स्टेप्स ले रहा है इन वर्स्ट केस, क्या। तो ये एल्गोरिदम बी वाला जो कम स्टेप्स ले रहा है तो ये जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो एल्गोरिदम ए है वो ज़्यादा स्टेप्स ले रहा है तो ये जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये उससे लेट एग्जीक्यूट होगा। सो अब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी आपकी कि दो एल्गोरिदम्स को कंपेयर कैसे करने हैं। तो ये नोटेशंस हम बाद में भी यूज़ करेंगे, और फिर हम और भी टर्म्स देखेंगे कि किस तरह से हम दो एल्गोरिदम की जो डिफ़िकल्ट टर्म्स होंगी उसको कैसे कंपेयर करेंगे, वो हम आगे जाके उसको देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो स्टूडेंट कह रहे थे कि हम एग्जांपल दें, ठीक है। एग्जांपल देते हैं जी इसको। एग्जांपल ये है कि आपने एक मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो फाइंड करना है, मैक्स फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल एक एरे है आपके पास, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 3 7 1 2 4। सो आपके पास ये एक एरे है, एक फंक्शन लिखना है आपने जिसका नाम है फाइंड या सर्च, फाइंड एलिमेंट, फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट इसका फंक्शन है। इस फंक्शन में दो चीज़ें पास होंगी, जिसमें दो चीज़ें कौन सी हैं, एक तो इसमें ये है कि एक आपने इसमें एक एरे पास करनी है, फॉर एग्जांपल एक इंटीजर टाइप की आपने इसमें एरे पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना सूडो कोड की, उसमें हम बेसिकली टाइप मेंशन नहीं करते, तो हम कह सकते हैं कि एक हमने एक एरे पास करनी है, ठीक है। तो हमने एक एरे पास कर दी जिसको हम ए कह रहे हैं, ये हमारे पास एक ए एरे है, और एक हमने एक एलिमेंट जो है वो सर्च करना, जो एलिमेंट फाइंड करना, उसको मैं की कहता हूँ कि की, दिस इज की। तो की आपने इसमें से सर्च करनी है, अगर की मिल जाती है तो आपने ट्रू पास करना है, अगर की नहीं मिलती तो आपने फॉल्स पास करना है। तो इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो बूल होगी, लेकिन यहाँ पे हम रिटर्न टाइप भी मेंशन नहीं करते। तो ये एक एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है। सो आप मुझे ये बताएं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। बिग ओ में बता सकते हैं, बिग ओमेगा में बता सकते हैं, और बिग थीटा में बता सकते हैं। तो बताएं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देयर इज एन एरे ए, उसमें से हमने एक की फाइंड करनी है। की एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से 22 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करूंगा, पहले तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्गोरिथम या डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम। अब हम वो डिजाइन कर लेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सर जो वर्स्ट केस है उसमें तो 5 होगी, 5 क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स है ना। नंबर ऑफ स्टेप्स, ओके। सो वर्स्ट केस में फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस कब चलेगा, मैं की फॉर एग्जांपल 12 रखता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये कि सबसे पहले हम पहली जो वैल्यू है 12 जो वैल्यू है, ठीक है, इसको सबसे पहले हम मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे पहली वैल्यू के साथ, फर्स्ट वैल्यू के साथ। तो एक स्टेप हो गया। फिर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 7 जो है वो 12 के इक्वल नहीं है, तो फिर हम थर्ड स्टेप पे इसको मैच करेंगे। 1 जो है वो 12 के इक्वल नहीं है, फिर हम 2 के साथ मैच करेंगे। 2 जो है वो 12 के साथ मैच नहीं होगा, फिर हम 4 के साथ मैच करेंगे। दैट्स इट। तो मैक्सिमम 5 कंपैरिजन होंगे हमारे, तो इसके 5 स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। सो 5 स्टेप्स का मतलब ये है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं टोटल, अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O n, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो उतने कंपैरिजन होंगे जितने एरे में एलिमेंट्स हैं, ओके। सो इसका हम जो है वो एल्गोरिथम लिखेंगे, तो एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। सो हम एल्गोरिथम कुछ इस तरह से लिखेंगे, हम फॉर का एक लूप लगाएंगे, फॉर हम यहाँ पे हम जो है वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सूडो कोड है, सूडो कोड में हम वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट करते हैं कि 1 से लेकर n तक। तो i जो है वो 1 से
1 से n हमने मूव करना है। ओके, अब एरे के फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे। इफ A of I a of I double equals E, इक्वल्स टू की है, अगर ये हमारा जो की है ये a of I के इक्वल है तो return यहाँ से 1. रिटर्न कर जाओ। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि और हमने bool बूल रिटर्न करना है। तो हम अगर हमें की मिल जाती है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, ओके। सो ये सारा का सारा आप मुझे ये बताएं कि हमने फॉल्स कब रिटर्न करना है। फॉल्स जब रिटर्न करना है और पूरा जब for हमारा जो loop लूप पूरा है वो एंड हो जाएगा, जब हमारा एल्स लूप के एंड हो अंदर जाएगा। I हाँ जी, एक्सेस करो. एंड फॉर लूप, एंड नहीं फॉर सर, लूप यहाँ पे एल्स नहीं लगेगा। L भी लगेगा सर. एल्स कब लगेगा। हमने रिटर्न टू एल्स। हमने ये तो नहीं कह देना कि पहला एलिमेंट चेक करना है और पहले एलिमेंट के साथ की मैच नहीं करेगी तो हमने रिटर्न कर देना फॉल्स, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमने तो पहले के साथ कंपेयर करना है, फिर दूसरे के साथ करना है, फिर तीसरे के साथ करना है, फिर कंपेयर अगर नहीं होता, मैच नहीं होता, फिर चौथे के साथ करना है, फिर पांचवें के साथ करना है, जब पूरे के एज पूरे टाइम इंक्रीमेंट कराना है. सर जी जी वो जितनी बार लूप चलाना हुआ वो उतनी बार चलेगा, लेकिन ये है कि जब वो फॉल्स हो जाएगा वो एल्स पे मतलब जाके फॉल्स हो जाएगा ना, कोई एंड नहीं, करने की तो जरूरत है। अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी पूरे मैं ओके लूप सर। के अंदर पहले लूप चलाएगा और पहले वन को चलाएगा, वन के बाद वो उसके नीचे आ जाएगा। अभी मैं लिखूंगा ना तो इसमें आप गलती निकालिएगा, मैं सही कर दूंगा। मैं तो यहाँ पे इसीलिए बैठा हूँ, मैंने कोई अपने आप को शो अप तो नहीं करना है कि मैं भाई बुला चीज़ है। अगर कोई गलत चीज़ होगी मैं उसको करेक्ट करूँगा, आपको अप्रिशिएट करूँगा। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो है ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ पे गलत है, कहाँ से सही है। ये करेक्टनेस आपने इसकी वेरीफाई करनी है। ये पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप मुझे बता सकें कि सर स्टेप नंबर 3 पे मसला है, स्टेप नंबर 2 पे मसला है, स्टेप नंबर 5 पे मसला है। ओके, तो आप इसको वेरीफाई कर लें। जो आप इंक्रीमेंट की बात करें, जब मैंने ये सूडो कोड में ना इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली 1 का हो रहा है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं 2 का या 4 का या 3 का तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज ये 1 का इंक्रीमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो फॉर सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, आई 1 से एन तक जो है वो चलेगा। ठीक है, पहला एलिमेंट आएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है ए ऑफ आई में 3 होगा। इसको हम कंपेयर करेंगे 12 के साथ, क्योंकि ये कंपेयर नहीं होगा, इक्वल टू नहीं होगा, तो यहाँ पे ये दोबारा से यहाँ से ये दोबारा से लूप यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है वो दोबारा से चलेगी। तो ए ऑफ 2 जो है वो मैच होगा 12 के साथ। तो यहाँ पे तो जब ए ऑफ 2 जो है यहाँ पे मैच करेगा 7 इज नॉट इक्वल टू 12, तो दोबारा से यहाँ पे फिर ये वो इधर चला जाएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 जो है वो उसके साथ कंपेयर हो 12 के साथ, फिर 2 के साथ कंपेयर होगी, फिर 4 के साथ कंपेयर होगी। तो जब 4 के साथ कंपेयर होगी तो एन की जो आई की जो वैल्यू है वो 5 हो चुकी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू होगी वो 6 हो जाएगी, तो लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा और वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो फॉल्स सर रिटर्न ठीक है, करने अगर वो हम एल्स में लिखते तो वो फिर लूप पूरा ही ना चलता, वो उधर ही बाहर निकाल देता। एग्जैक्टली तो हमने ऐसे एक एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर नहीं करना, हमने सारे एलिमेंट्स के साथ उसको कंपेयर करना है। ठीक है, सो ये एक छोटा सा एल्गोरिथम है जो कि एक एलिमेंट को सर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं डिज़ाइन। तो आपका जो मेजर कोर्स है, ये वाला एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का, इसमें जो मेजर पार्ट है वो पहला पार्ट ये है कि आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपने उसका एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। तो जिसने ये डिज़ाइन कर लिया, एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लिया, जिसको एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग आ गई, उसको समझे उसके 50% मार्क्स आ गए, मोर देन 40%। ठीक है, सो ये पहला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में ये है कि आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपको जैसे मैंने फाइंड एलिमेंट का है, हो सकता है मैं आपको फाइंड मैक्स कह दूँ। ठीक है, फाइंड सेकंड मैक्स कह दूँ, तो वो आपने उससे एल्गोरिथम जो है वो लिखना होगा, तो उसको कहते हैं डिज़ाइनिंग। तो पहली चीज़ ये होगी। फिर आपसे कहा जाएगा कि आपने इसका एनालिसिस करना है।
एनालिसिस जो है इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसका एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस इसका किस तरह से करना है, ठीक है। ओके, सो अगर हम टाइम सबसे जब भी एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम टाइम एनालिसिस करते हैं। तो टाइम एनालिसिस जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर स्पेस एनालिसिस के। सो टाइम एनालिसिस का मतलब क्या है, आप मुझे ये बताएं कि ये लूप जो है वो कितनी दफ़ा चल रहा है? सर n टाइम्स। n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। सो सपोज इस लूप इस स्टेटमेंट जब ये जाहिर है ये जो स्टेटमेंट चल रही है ना प्रोग्रामिंग जब प्रोग्राम एज ए जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो इस स्टेटमेंट की चलने की कोई ना कोई कॉस्ट होगी। तो हम इसकी कॉस्ट जो है सपोज कहते हैं इसकी कॉस्ट जो है वो C1 है स्टेटमेंट की। इस स्टेटमेंट की कॉस्ट, अभी मैं एक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी स्टेटमेंट की कॉस्ट जो है वो C2 है। इसकी स्टेटमेंट की कॉस्ट जो है वो C3 है। इसकी जो है वो कॉस्ट जो है वो C4 है और इसकी कॉस्ट जो है वो C5 है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये C1 C2 C3, क्योंकि हर स्टेटमेंट की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट है। क्यों? जब ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं या सूडो कोड में लिख रहे हैं, ठीक है, तो जब हम इसको कंपाइल करते हैं, जैसे सी में आपका कोड लिखे हैं, तो जब सी का कोड कंपाइल होता है, कंपाइलर इसको कंपाइल करता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है, हाई लेवल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लो लेवल इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट होती हैं। कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करता है। तो किसी हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट जब करता है तो वो हो सकता है उसकी 4 लो लेवल इंस्ट्रक्शंस बने, या किसी को अगर वो ट्रांसलेट करे किसी और स्टेटमेंट को तो हो सकता है उसके 2 स्टेटमेंट्स बने लो लेवल। तो डिपेंडिंग अपॉन कंपाइलर इटसेल्फ बिहेवियर, तो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेटमेंट की जो इक्विवेलेंट लो लेवल जो ट्रांसलेशंस हैं वो कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लिखते हैं सी में सपोज सी इज इक्वल टू C+1, ये एक स्टेटमेंट है। इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, इसको मैं लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। सो इसको जब मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में पहले मैं ट्रांसलेट करूँगा ताकि आपको विजिबल हो कि इसकी इक्विवेलेंट क्या होगी। तो सबसे पहले आपको मुझे बताएंगे कि ये सी क्या है? और वेरिएबल है, मेमोरी लोकेशन। सी इज ए वेरिएबल। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? इज अ मेमोरी लोकेशन सर। मेमोरी लोकेशन, गुड। सो जो भी वेरिएबल होता है वो मेमोरी में डिक्लेयर होता है, ठीक है। सो सी इज अ वेरिएबल, इट इज अ मेमोरी लोकेशन। सी का क्या होता है? सी जो है एक मेमोरी एड्रेस है। फॉर एग्जांपल ये सी है तो ये एक मेमोरी एड्रेस है, इसको यहाँ पे कहीं पे जो है वो स्पेस मिली है इसको, ठीक है। सो अगर ये इंटीजर है तो इसको 4 बाइट्स मिलेंगे। अगर ये फ्लोट है या डबल है, अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप इसको उतनी इसको बाइट्स असाइन होगी। तो सी का जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा। मेमोरी जो है वो बाइट एड्रेसेबल होती है। तो जो सी जो होगा इसका जो एड्रेस होगा वो, क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस है तो जो एड्रेस में क्या पड़ा होगा, जो पहली बाइट का एड्रेस होगा वो सी का एड्रेस होगा। ओके, तो सी में जो वैल्यू पड़ी होगी इंटीजर की, अगर 4 बाइट्स लेने हैं तो इसने इतनी जगह लेनी है मेमोरी में, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पड़ी होगी कुछ भी 100 जो भी आपने सी में यहाँ पे इससे पहले रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो +1 होगा ये +1 कहाँ पे होगा? रैम में। सीपीयू ने, हाँ रैम में सर। रैम में नहीं +1 होता। +1 प्लस कौन करता है? प्लस का ऑपरेटर कंप्यूटर में कहाँ पे होता है? रजिस्टर्स में सर। रजिस्टर में होता है फिजिकली। प्लस कभी इम्प्लीमेंट किया आपने वो डिजिटल लॉजिक डिजाइन में? प्लस कहाँ पे हो रहा था? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में सबसे पहले जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वहाँ पे उसने प्लस होना है। तो ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है सीपीयू का पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उनके मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है उसका मेन कंपोनेंट्स, उसको कहते हैं ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा कंपोनेंट है उसका CU, कंट्रोल यूनिट। तीसरा उसका कंपोनेंट है रजिस्टर्स, रजिस्टर्स फाइल। यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आर्किटेक्चर नंबर ऑफ रजिस्टर्स वेरी करते हैं। जैसे मिप्स आर्किटेक्चर में नंबर ऑफ रजिस्टर 32 होते हैं, रजिस्टर फाइल इसको कहते हैं। नंबर 4 इसमें और भी चीज़ें होती हैं जैसे कैश है, तो कैश 1 कैश लेवल 2 डिपेंडिंग अपॉन आर्किटेक्चर वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी कैश लेवल है। तो ये CPU का पार्ट होता है। मेमोरी ये रही,
तो मेमोरी में +1 नहीं होना। सबसे पहले यहाँ से मेमोरी, यहाँ से जो वैल्यू है वो लोड होनी है CPU के किसी रजिस्टर में। तो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन होगी वो लोड की इंस्ट्रक्शन होगी। लोड, फॉर एग्जांपल रजिस्टर R1 यूज कर रहे हैं, इसमें C की वैल्यू लोड कर दो, इसका ये मतलब पहली इंस्ट्रक्शन। फिर R की जो इंक्रीमेंट होना है वो ALU ने अपने रजिस्टर्स के ऊपर परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जिस रजिस्टर के ऊपर वैल्यू लोड किया है उसको आपने इंक्रीमेंट कर देना है, इंक्रीमेंट R1 या ऐड R1 डिपेंडिंग ऑन आर्किटेक्चर। वो हर जो नंबर ऑफ या टाइप ऑफ जो नेम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इंक्रीमेंट R1 कर दिया। फिर जब इंक्रीमेंट कर दिया तो वो ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर नहीं हुआ, वो सिर्फ रजिस्टर के ऊपर हुआ है, तो उसकी वैल्यू फिर दोबारा स्टोर करनी पड़ेगी उस जगह। तो यहाँ पे फिर स्टोर की इंस्ट्रक्शन चलेगी। स्टोर का मतलब है रजिस्टर टू मेमोरी। तो R1 की वैल्यू जो है वो दोबारा से स्टोर करनी पड़ेगी C के ऊपर। तो इस एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो लो लेवल इंस्ट्रक्शंस होंगी वो ये 3 होंगी, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन इंस्ट्रक्शन टाइप या इंस्ट्रक्शन, वो जो लो लेवल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होंगी, अब याद रहे कि हर इंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो सेम है, ठीक है। तो लो लेवल असेंबली में लो सेम। लेवल, 2 लेवल की इंस्ट्रक्शन जितनी भी हैं, अगर फॉर एग्जांपल 100 इंस्ट्रक्शन है तो हर इंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो सेम है। अगर इसके ऊपर 1 सेकंड लग रहा है, अज्यूम करें 1 सेकंड तो नहीं लगता है कि नैनो, इवन कि वो पिको सेकंड्स की बात चली जाती है। तो अगर 1 नैनो सेकंड लग रहा है तो इसको भी 1 नैनो सेकंड लगेगा, इसको भी 1 नैनो सेकंड लगेगा, ठीक है। लेकिन हाई लेवल स्टेटमेंट्स की कॉस्ट सेम नहीं होगी। क्यों? हो सकता है इसकी नंबर ऑफ फ्लो इंस्ट्रक्शंस 3 बने, इसकी 4 बने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसकी, इसकी 1 बने एंड सो ऑन। तो डिपेंडिंग अपॉन लो लेवल, नंबर ऑफ लो लेवल इंस्ट्रक्शंस, कॉस्ट डिफरेंट होती है। इसलिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि किसी इसकी इस जो स्टेटमेंट इसकी कॉस्ट C1 है, इसकी C2 है, इसकी 3 है, इसकी C4 है, इसकी 5, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉस्ट लिख रहा हूँ ये वन टाइम कॉस्ट लिख रहा हूँ मैं, कि जब एक दफा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उसकी कॉस्ट होगी C1। अब ये पता नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि अगर इसकी कॉस्ट तो C1 है, वट एवर द C1 द वैल्यू इज, हमें उसे जो है वो मैटर नहीं करता, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल इसको प्रूव करना है, थ्योरेटिकल एनालिसिस करना है हमने। तो आप मुझे ये बताएं कि ये एक दफ़ा इसकी कॉस्ट C1 है। अब ये भी देखना है कि टोटल कॉस्ट इसकी इंस्ट्रक्शंस की कितनी होगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी कि अगर C1 plus C2 C3 plus C4 right? इसने कितनी दफ़ा इसने एग्जीक्यूट होना है, हाउ मैनी टाइम्स दिस इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट। Five ये times. इंस्ट्रक्शन, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। तो C1 मल्टीप्लाई बाय बेसिकली ये n, तो ये n टाइम्स जो है ये बेसिकली ये एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसकी कॉस्ट होगी C1 मल्टीप्लाई बाय n। ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये भी लूप में है, ठीक है। तो ये भी इंस्ट्रक्शन जो है C2 मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन जो है ये 1 टाइम चलेगी, जब एक दफ़ा यहाँ पे आ गई, एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी और चली जाएगी इंस्ट्रक्शन। तो ये इसकी कॉस्ट C1 C3 ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे तो वो ये C3 ही रहेगा। ये इंस्ट्रक्शन भी एक दफ़ा चलेगी, मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। ये इंस्ट्रक्शन भी एक दफ़ा चलेगी, मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। अब ये मैंने इसकी मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। तो जब भी आपने किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना है तो आपने इस तरह से करना है, ठीक है। आपने इंडिविजुअल स्टेटमेंट को आपने लिख देना है कि इसकी कॉस्ट C1 है, C2 है, C3 है एंड सो ऑन। और फिर आपने नंबर ऑफ टाइम्स, वो कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है उसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। अब टोटल प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐड अप कर देता हूँ। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, पहली स्टेटमेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो C1n है, दूसरी जो स्टेटमेंट है प्लस, आपने इनको सबको ऐड करना है, C2n है, फिर C3 है, C4 है और C5 है। तो ये टोटल कॉम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिथम की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने लिखना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम ए सपोज, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है, ठीक है। अब जब हम इसको ऐड अप कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट्स हैं, ये बेसिकली इसको हम सिंगल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देंगे। सपोज मैं कहता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ
ये C6 है। कांस्टेंट को जब भी ऐड करेंगे कांस्टेंट में तो कांस्टेंट ही रहेगा एल्गोरिथम की टर्म में, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, इसमें n कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2, ओके। अब इसके साथ जो कांस्टेंट है C1 और C2, उसको भी हम एक सिंगल कांस्टेंट जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, C7 लिख सकते हैं। सर जी 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 बताएं। सर ये कैसे ऐड हो सकता है? C3 C4 5 ये तो डिफरेंट है, लेकिन इनके नंबर्स तो 1 है, ये ऐड कैसे होता है? क्योंकि C3 एक डिफरेंट है और C4 एक डिफरेंट है और C5 भी एक डिफरेंट है तो कांस्टेंट ही है, लेकिन इसकी है कोस्ट तो फॉर डिफरेंट ही है एग्जांपल ना, कांस्टेंट फॉर तो एग्जांपल है इसकी लेकिन है। वैल्यू 5 है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 है। इन सबको जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15। नंबर ही होगा, एक नंबर होगा ना, कांस्टेंट होगा एक नंबर, 15 फिक्स नंबर है, उसको हम C6 कह रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं सर। अज्यूम कर रहे हैं कि उसको C6 कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसको अज्यूम किया था, हालांकि हमें नहीं पता कि उसकी वो उसकी कॉस्ट 5 है या नहीं है, लेकिन हमने अज्यूम किया था कि उसकी कॉस्ट C3 होगी। हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट की जो कॉस्ट है उसको C4 कहा था, नेक्स्ट स्टेटमेंट उसकी कॉस्ट को C5 कहा था। तो सबकी सर कॉस्ट ये को मिला के C1 हमने एक नया हमने कॉस्ट डिफाइन कर दी C6। जी लेकिन जैसे कि हम A प्लस बी प्लस सी इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो वो ABC आता है ना, तो ये नंबर्स तो ABC नहीं कैसे ना, आता है? ये अगर हम लेकिन ABC सर कैसे आता है? आई थिंक उनका ये क्वेश्चन है कि मतलब ना ये C1 C2 अलग है ना, तो आई थिंक इनकी ये C1 C2 की वैल्यूज गिवन होंगी ना। या नहीं, मुझे ये आपके क्वेश्चन की आप ना बोलें दरमियान में, मुझे इनसे बात करने दें जरा। ए प्लस बी प्लस सी को करेंगे तो ABC तो नहीं ना आएगा, ये तो ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, ABC तो नहीं आएगा, वो तो मल्टीप्लाई करने से आता है। यस तो जी सर A प्लस मैं बी प्लस सी हाँ रहेगा, अब तो मैं इसी तरह मैं कह रही हूँ हाँ C3 अब मेरी C4 बात सुन, C5 है अब तो मेरी बात सुन लाइक ले, ये मेरी बात A सुन B ले, C हो गया, लेकिन मेरी ये बात सुन ले, नंबर तो काइंडली नहीं है मेरी ना, बात तो सुन ले। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये डिफरेंट नहीं हो जैसे कि A प्लस बी प्लस सी है, तो इस अरे तरह लड़की सबकी बात तो C3 सुन ले। प्लस C4 प्लस C5 रहेगा। पता नहीं कहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ के आ जाते हैं, या कहाँ पे अब हम इनको तरबियत दें कि मैं अब कह रहा हूँ कि आप काइंडली चुप हो जाए, आपके क्वेश्चन की समझ आ गई है, अब उसका सलूशन सुन लें। सर वो आवाज नहीं आ रही थी, शायद अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह से। चलें, आप ये बताएं A प्लस बी प्लस सी को मैं ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू D? जी तो यही मैं कर रहा हूँ। अगर ये कोई इंटीजर है, ये भी कोई इंटीजर है, ये भी कोई इंटीजर है, सब इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो कोई नया इंटीजर आएगा, उसको मैं D कह रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, यही यहाँ पे भी यही ओके कर रहा सर। हूँ। ओके, सो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे C1 C प्लस C2 दोनों कॉस्ट को हम ऐड करें तो हम C7 इसको कह सकते हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अब अगर हम बिग ओ की टर्म में लिखेंगे, इसके साथ बिग ओ लगा देना, तो कॉन्स्टेंट्स जो है ना उसमें हम स्किप कर सकते हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ओ एन होगी। जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम स्किप कर सकते हैं, वेरिएबल स्किप नहीं कर सकते, वेरिएबल्स को स्किप नहीं कर सकते। अगर हम इसकी कहेंगे इसको हमने बिग ओ में चेंज करना है, इस नोटेशन इनको इस कॉम्प्लेक्सिटी को, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन है। जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो इसमें आपने इग्नोर कर देने हैं जब आपने बिग ओ लगा देना है, ठीक है। बिग ओ का मतलब ही ये होता है कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, उसको आपने इग्नोर कर देना है, वो इसमें मर्ज हो गए। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन है। बिग ओ का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी एन है और किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी 2n है और किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी 5n है, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन ही है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो n का मतलब और 2n का मतलब सेम ही वो लेता है, या 5n का मतलब वो सेम ही लेता है। कांस्टेंट्स जितने भी मल्टीप्लाई कर दें आप, डजंट मैटर, उनका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अनलेस अनटिल के उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, ठीक है। सो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो बिग ओ एन होगी इस एल्गोरिदम की। तो फाइंड मैक्स अगर आपने करना है और
इसका मतलब ये है कि आपने एक एलिमेंट फाइंड करना है जो कि मैक्सिमम एलिमेंट है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O n। तो ये एनालिसिस आपने किसी भी एल्गोरिथम का इस तरह से करना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब जब आपने अगर आप थीटा की बात करें, ठीक है, ये हमने लिया था वर्स्ट केस। वर्स्ट से वर्स्ट केस में ये जो इंस्ट्रक्शन हैं ये कितनी दफ़ा चलेंगे, ये n टाइम्स चलेंगे। अब ऑन एवरेज केस जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये अगर हम देखें तो ऑन एवरेज जो है उसका मतलब क्या होगा? ऑन एवरेज मतलब ये होगा कि हमें जो है वो दरमियान में कहीं पे ये एलिमेंट मिल गया। जी फैसल उस्मान बताएं। कांस्टेंट को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हालांकि देखने में तो अब ये बहुत डिफरेंस है ना, एक n 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और n अगर 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? उसको इग्नोर इस वजह से कर रहे हैं कि समटाइम्स जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो एल्गोरिदम है उसमें हम एक दफ़ा जो है वो इनपुट दे रहे हैं 100 एलिमेंट्स की, अगली दफ़ा हम इनपुट दे रहे हैं 1000, अगली दफ़ा हम इनपुट दे रहे हैं सपोज 10 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इनपुट हैं वो डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल तो इसके लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कहते हैं, इसके लिए हमें सपोज 100 स्टेप्स लगेंगे, इसके लिए हम फॉर एग्जांपल 1000 स्टेप्स लगेंगे, इसके लिए हमें जो है ना 10 स्टेप्स लगेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम उसके पर्सपेक्टिव से सिर्फ बताना चाहते हैं कि हमें स्टेप्स कितने लगेंगे। तो वर्स्ट केस में बिग O का मतलब है कि मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स कितने हाँ हुआ लगेंगे, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 100 वो आप एलिमेंट्स हैं हाथ अगर से हमारे पकड़ के पास रखें, हाथ से स्टूडेंट्स। ना पकड़ के रखें। ओके, सो मैक्सिमम जो है वो हमारे पास जो स्टेप्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू आर इनपुट होंगे कि हमारी इनपुट इतनी है और उसको स्टेप्स इतने लग रहे हैं, 100 स्टेप्स। इनपुट इतनी है उसको स्टेप्स इतने लग रहे हैं। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही हमें स्टेप्स लग रहे हैं। तो उसके पर्सपेक्टिव से हम बता रहे हैं कि उसके पर्सपेक्टिव से हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसलिए हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं, ऑल्दो कि हमें स्टेप्स जो है वो 200 लगेंगे, ठीक है। इस केस में हमारे फॉर एग्जांपल अगर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो जो C7 है फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2 होता है तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी, एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डजंट मैटर। हम बेसिकली बता रहे हैं कि इनपुट के पर्सपेक्टिव से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अंडरस्टैंड? लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक होगी। ये अभी आपको इस चीज़ की इसका आंसर जो है वो अभी 1-2 लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा जब हम जो फंक्शंस की ग्रोथ, क्या कहते हैं, फंक्शंस क्लियर की नहीं कर रहे थे चीज़ें। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी। जी मतलब हम इनिशियली बता रहे हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल फाइनल नहीं बता रहे हाँ, मतलब। हम बेसिकली हम वो रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कितनी बढ़ रही है, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ 10 से 100 हुई तो कॉम्प्लेक्सिटी भी 200 से 400 हो गई, ठीक रेशो है। क्या है दोनों? तो देयर इज अ रेशियो, देयर इज अ फिक्स रेशियो। जिस रेशियो से इनपुट बढ़ रही है उसी रेशियो से जो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है। बिल्कुल सही समझे आप। तो देयर इज अ रेशियो बिटवीन इनपुट एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आगे जाके हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, कुछ एल्गोरिथम्स आएंगे, उनकी उनकी कॉम्प्लेक्सिटी हम जैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करेंगे ना, या तो उनकी जो रेशियो होगी वो बहुत ज़्यादा होती जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी की। सो इसमें अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ फंक्शंस। अगर आपके पास ये मैं आपको ग्राफ शो करता हूँ, ये हमारे पास इस तरफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको मैं TC लिख रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और ये जो फंक्शन है ये बेसिकली फाइंड एलिमेंट का फंक्शन है जिसमें हम एक एलिमेंट सर्च कर रहे हैं। तो अगर 10 एलिमेंट्स जो हैं वो ले रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 10 ही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा। अगर 100 एलिमेंट्स ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 100 लिखता हूँ मैं, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है 100 ही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा। अगर 1000 एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 में लिखता हूँ, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पे आएगा,
यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसको हम मर्ज करें ये पॉइंट्स को, तो देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसको कहते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। तो जिस रेशो से अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करते हैं, उसी रेशो से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑलवेज अट्रैक्टेबल, ठीक है। सो मतलब हम इसको जो है वो कैच करते हैं, कैच करने की कोशिश करते हैं कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो। समटाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे होगी, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऐसे। सपोज उस केस में आप देखें थोड़े से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी एकदम से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होगा इस जगह पे, यहाँ पे। तो वो एल्गोरिथम सर जो है ऐसे भी वो होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज करने से कॉम्प्लेक्सिटी भी डिक्रीज होती है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, सर ऐसे नहीं नंबर होगा। ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करने से कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाए? नहीं, ऐसे नहीं होगा। जितने ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ आप प्ले अराउंड करेंगे, उतने ज़्यादा एलिमेंट्स, उतने ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज होगी। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाए ना। कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं आप सर, बनाएंगे ना। ये सर इसमें तो पॉसिबल है कि कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहे, ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, वो यही है ना, लीनियर एलिमेंट्स डेंसिटी है। इंक्रीज करने से। हाँ, इन दोनों की रेशो अच्छा सेम है, अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है। अगर आप ठीक है। 1000 एलिमेंट्स लेते हैं तो 1000 एलिमेंट्स आप उसको, उसकी रेशो जो है वो सेम ही रहती है कॉम्प्लेक्सिटी की। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करने से कॉम्प्लेक्सिटी कुछ डिफरेंट हो जाएगी, नहीं। मतलब ये है कि दोनों का रिलेशनशिप वही रहेगा, दोनों की जो रेशियो आएगी वही रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे इसका। सर मेरा एक सो क्वेश्चन है। जी सर ये जिस तरह अभी हमने बिग ओ एन फाइंड किया था, इसमें जो हर स्टेप की कॉस्ट है वो C1 C2 करके है। अगर हम्म हमारा इस तरह का हो एल्गोरिथम के उसमें एन ना आ रहा हो, सिर्फ C1 C2 C3 C4 C5 हम प्लस करें, तो उसमें एंड पे आके हम सिंपली बिग ओ कर देंगे, एन तो नहीं होगा ना उसमें? हाँ, उसमें आप बिग O 1 लिख देंगे, बिग ओ 1 लिख देंगे, सही। ठीक है। ठीक हो गया, उसका मतलब कि मतलब, आपके कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो बिग ओ में ही कन्वर्ट होते हैं। हाँ, उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स है, चाहे आप एक एक एलिमेंट लें, चाहे आप 1,00,000 एलिमेंट लें, ठीक है, जितने मर्जी एलिमेंट्स लें, आपको को इतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, कांस्टेंट लगेगी। उसका मतलब ये जी है, ठीक हो गया सर। ओके। सो अब आपको मैं ये टास्क दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट है आपकी, जो आपने मुझे सबमिट करनी है मंडे को आपने मुझे सबमिट करनी है। आप असाइनमेंट अपनी लिखने में अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं ताकि उनको पहले पता चल जाए, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि एक तो आपने ये हमने इससे एफिशिएंट जो है वो आपने सर्चिंग का एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम आपने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, खुद से। बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, मैं उसको बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बाइनरी सर्च करता है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि बाइनरी सर्च की एक प्री रैक है, ठीक है, एक कंडीशन है कि बाइनरी सर्च जो है उस डेटा पे कर सकते हैं जो डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड हो। तो सॉर्टेड ऑर्डर जो है इसकी प्री कंडीशन है कि आपके पास जो डेटा है उसमें वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये है फॉर एग्जांपल। डाटा आप देंगे या फिर खुद से कंसिडर करना है हमें? नहीं, इसमें डाटा नहीं देना आपने, इसमें ठीक है, आपने अज्यूम करना है कि आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक ठीक है, है, डजंट मैटर कि वो कितने हैं। आप किसी उसको ओके, एग्जांपल के तौर पे उसको रन कर सकते हैं, लेकिन जो एल्गोरिथम होता है वो जेनेरिक होता है, वो किसी स्पेसिफिक डेटा सेट के लिए नहीं होता, वो ओके सर, जेनेरिक होता है। तो जैसे जैसे मैंने मैंने एल्गोरिथम लिखा था फाइंड एलिमेंट का, उसमें चाहे आप 100 एलिमेंट्स लें, चाहे आप एक एलिमेंट लें या दो लें, वो सबके लिए चलेगा, सबके लिए वो फाइंड करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इसमें यस डेटा सर, नहीं लेना। तो ये आपके पास मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च कैसे वर्क करती है। तो बाइनरी सर्च में बेसिकली हमारे पास जो है वो दो पॉइंटर होते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे हमारे पास एक लो की नेम से मेरे पास वेरिएबल है, एक हाई के नाम से मेरे पास वेरिएबल है। सपोज जो लो वेरिएबल है वो सबसे पहले वो फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और जो हाई वेरिएबल है वो बेसिकली सपोज एन इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ओके।
तो इन दोनों का सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मैंने कोई की सर्च करनी है, की है सपोज मेरे पास 9, ठीक है, तो ये मैंने सर्च करनी है तो इन दोनों के मिडिल में जाएगा। तो इन दोनों का मिडिल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों का मिडिल जो है वो बेसिकली सपोज आप कर लें 11 है, इन दोनों का मिडिल 11। तो 11 अगर आप 11 पे जाएंगे, क्योंकि 11 इसके साथ मैच करेगा, नहीं करेगा 9 के साथ, तो आप फिर देखेंगे क्या 9 जो है वो इससे छोटा है या बड़ा है। तो 9 इससे छोटा है, तो 11 से तो आप इस तरफ आ जाएंगे इस हाफ में, तो आप अपना हाई चेंज कर देंगे, आप हाई कह देंगे कि ये हमारा हाई है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो फिर आप इन दोनों का जो है वो मिड फाइंड करेंगे, इन दोनों का मिड होगा 5। तो 5 जो है वो 9 के साथ मैच करेगा, नहीं करेगा। तो फिर आपने देखना है कि क्या 9 5 से छोटा या बड़ा है। तो 5 जो 9 है वो 5 से बड़ा है, तो आपने इस रेंज में जाना है, तो आपका लो चेंज होगा, आपने लो जो है इसके ऊपर रखना है। तो इस तरह से आप जो है वो ये बाइनरी सर्च जो है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कम लगेंगे। तो वो कितने कम लगेंगे वो आपने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है। जी सर पहले तो इसे सॉर्ट करेंगे ना हम। नहीं, आपने सॉर्ट नहीं करना, आपने अज्यूम, वो तो अजम्पशन है उसकी, प्री रैक है उसका कि डेटा जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। आपको जो अरे पास की गई होगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगी, ठीक है। तो आपने बाइनरी सर्च का एक फंक्शन लिखना है, इसमें एक अरे पास हो रही है, वो अरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। तो आपने बाइनरी सर्च का फंक्शन लिखना है, इसमें अरे पास होगी ए, और इसमें एक की पास होगी, ठीक है। और इसमें आप लो इंडेक्स भी पास कर सकते हैं और हाई भी पास कर सकते हैं अगर आप इसका रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स जिसमें आप एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक होता है रिकर्सिव मेथड, ठीक है, एक होता है आइटरेटिव मेथड। तो ये आपने पास लिख लें, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आइटरेटिव मेथड कर लें, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो रिकर्सिव मेथड कर लें। तो डिपेंड, अब इन दोनों का बेनिफिट क्या है ये भी आपने देखना है। आपने मुझे बताना है कि आइटरेटिव का बेनिफिट क्या होता है और रिकर्सिव का बेनिफिट क्या होता है, इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो कौन सा आइटरेटिव मेथड यूज करना चाहिए या रिकर्सिव मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है। सर इसकी स्टेटमेंट रिकर्सिव देंगे बेहतर है ना? जी रिकर्सिव इसकी बेहतर है ना? ये आपने मुझे बताना है, ये आपने अपनी कॉपी के नोट्स बनाने, आपने मुझे बताना है इन दोनों का प्रोज एंड कॉन्स। ये भी आप असाइनमेंट का पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी। सर इसकी आप स्टेटमेंट देंगे एलएमएस पे या फिर इसी को नोट डाउन कर लें? आपको मैंने बता दिया सारा कि आपने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट करना है, उसका टाइम एनालिसिस करना है, उसकी स्पेस एनालिसिस करना है आपने, ठीक है। सर क्वेश्चन दे देंगे तो बेस्ट रहेगा, इस तरह इस तरह क्या होता है, जिन बाद लोगों ने में सर वो क्वेश्चन माइंड से निकल जाएगा सर। जिन लोगों ने काम नहीं करना होता वो कहते हैं कि सर हम मुझे दे देंगे, तो मुझे जब तक मैं नहीं दूंगा ना नहीं आपने सर काम ऐसी स्टार्ट। बात नहीं है, एक बात ये कर है रहा कि हूँ, मतलब क्वेश्चन तो बताओ ना, मतलब क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइनरी सर्च आपने करना है, ठीक है। और आपने एक एलिमेंट जो है वो मैंने बता दिया है सारा कि किस तरह से आपने एक एलिमेंट जो है वो फाइंड करना है बाइनरी सर्च में। तो उसका आपने टाइम एनालिसिस करना है और स्पेस एनालिसिस। उसका मैं आपको स्टेटमेंट भी लिख दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्टेटमेंट अपलोड नहीं करूँगा, स्टेटमेंट्स भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन हो सकता है मैं कल अपलोड करूँ। तो आप इस चीज़ का वेट ना करें, आप काम शुरू करें अपना, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है सर। तो एलएमएस पे सबमिशन मिल जाएगी? हाँ जी, एलएमएस के ऊपर सबमिशन मिल जाएगी ओके सर। जी। सर उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी इसी तरह सर मैं पूछ रहा था इस फाइंड क्लास का करनी हमारा कोई है। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो नहीं बना हुआ और ना ही बनेगा, ज़रूरत नहीं है उसकी। आपको ईमेल आ जाया करेगी आपकी क्लास लिंक की, और इसकी कोई भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो एलएमएस के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ, मैंने आप जो इसके लेक्चर नोट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए एलएमएस के ऊपर, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। एलएमएस बन गया सर, मैं सर्च किया था मतलब ना 3-4 दिन पहले, तो तब तो नहीं बना हुआ था। वो सर टीचर्स करके तस्वीर सेंड करनी है ना, अपलोड करेंगे हम एलएमएस पे। और सर जिन वो स्टूडेंट्स इनरोल जो स्टूडेंट्स इनरोल नहीं है वो मुझे ईमेल करें, मैं उनका नेम जो है वो उसमें इनरोल कर दूंगा। वैसे 55 स्टूडेंट्स मेरे पास इनरोल्ड हैं इस कोर्स में। ठीक है सर। वैसे इनरोल नहीं ना हो सकता क्योंकि पहले मैंने इनरोल किया था तो वो इनरोल नहीं हो पा रहा था। मैनुअल इनरोल जो है वो टीचर आपका करेगा। ठीक है सर, मैं आपको मेल कर देता हूँ। ये पिछले 2 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड है? नहीं, पिछले अभी जो हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो अभी से स्टार्ट हुई है, तो रिकॉर्डिंग हम अब से कर रहे हैं इस वाले लेक्चर से। सर